नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए PYQs हमारे लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। PYQs हमें ये बताएंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम जो ESV द्वारा टीचर एग्ज़ाम पहले कराए जा चुके हैं उनमें SST और साइंस, जो आपके समाज विज्ञान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन है, इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम साइंस वाले पोर्शन को कवर करने की ओर। विज्ञान का पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होता है अपन वहीं से शुरू करते हैं। आगे जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं उनको छोड़कर पहले हम विज्ञान और समाज विज्ञान के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो इनमें से धान खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है और मटर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका डी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों के उत्पादन में कृषि प्रक्रिया का सही क्रम है। कृषि प्रक्रिया का जो सही क्रम है यह पहले है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद डालना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना, फिर भंडारण करना। ऑप्शन ए ही इसमें पहले सही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अधिकतर लोग, मैं जानती हूँ कि कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है। हम खाद डालने से तैयार नहीं करेंगे, ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत है। इसमें दिया है आपको मिट्टी तैयार करना, फिर खाद डालना। खाद डालेंगे तब जब बीज डाल देंगे ना, बुआई के बाद खाद डलेगी, पहले कैसे डल जाएगी खाद? तो पहले खाद डालना गलत है। तो ऑप्शन आपका ए सही आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़कर दें। पहला है दावा ए, खाद के उपयोग से मिट्टी की बनावट के साथ साथ इसकी जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। यह मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देता है। कारण आर है, फसलों की लगातार खेती से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए किसान को मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए खाद को डालना पड़ता है। तो खाद डालना आवश्यक होता है क्योंकि उसमें पौधों के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, जो कि उसे मिट्टी से यदि पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो ठीक है। यदि मिट्टी में काफ़ी साल से फसल हो रही है तो उसकी जो पोषक तत्वों की क्षमता है वो कम हो जाती है, इसलिए उसे खाद के माध्यम से पूर्ति करनी पड़ती है। तो ऑप्शन ए सही है। आप लिख सकते हैं कारण ए और आर दोनों सही हैं। जो आपका दावा है ए और कारण आर है वो दोनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है कि जैविक खाद को उर्वरक से बेहतर माना जाता है। जैविक खाद जो होती है उसको उर्वरक से बेहतर माना जाता है, इसके लिए कौन सा कारण सही नहीं है? यह जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, ये तो सही है। दूसरा, मिट्टी को झरझरा बना देता है, इसलिए गैसों के आदान प्रदान आसान हो जाता है, ये भी सही है। यह अनुकूल रोगाणु की संख्या को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह उर्वरक की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में समृद्ध है, ये सही नहीं है। ये उर्वरक की तुलना में जो आपका जैविक खाद है उसको उर्वरक की क्षमता में नाइट्रोजन, फास्फोरस से और पोटेशियम से ज़्यादा समृद्ध नहीं माना जाता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक सिंचाई की उपस्थिति के बारे में सही नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम असमान भू आकृतियों पर अधिक उपयोगी है। ड्रिप सिस्टम फसल के पौधों एवं बगीचों के लिए सर्वोत्तम तकनीकी है। मैनुअल प्रणाली श्रम गहन और समय लेने वाली है। और डी है सतही सिंचाई, यानी पंप के माध्यम से वितरित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। तो ये जो है वो आधुनिक कृषि के लिए
थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने वाला हो सकता है, क्योंकि अब खेतों में जैसे नल के अंडर लाइन बिछा दी जाती है, ऐसे पानी की लाइन बिछा देते हैं और फव्वारे के माध्यम से आसानी से उनको सिंचाई की जा सकती है। अब पंप रख के सिंचाई करना काफ़ी टाइम लगता है, तो ये आसान तरीका है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की खाना पकाने की विधि संपर्क द्वारा ठोस वस्तु के माध्यम से गर्मी स्थानांतरित की जाती है। गर्मी का स्थानांतरण खाना पकाने की विधि में किस प्रकार किया जाता है? पहला है ए विकिरण, दूसरा बी चालन, तीसरा सी संवहन और डी संक्षेपण। तो इसका चालन सही है। आप ऐसे मान सकते हैं कि यदि आप चूल्हे पर कोई खाना बना रहे हैं, गैस पर या चूल्हे पर कोई खाना बना रहे हैं, इसमें चूल्हे पे खाना बनाते टाइम इसमें मेरी लकड़ी लगी है, तो वो लकड़ी यहाँ से लेकर लास्ट तक गर्म हो जाती है। कैसे? उसके एक एक जो कण है, एक एक जो पॉइंट है, वो संवहन ऊष्मा के द्वारा एक कण दूसरे कण को ऊष्मा देता है, एक कण दूसरे कण को ऊष्मा देता है, और धीमे धीमे आपको पता चलता है कि एंड तक लकड़ी यदि पोली है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, या फिर कोने भी गर्म हो जाता है। इस कोने चूल्हे में लगाया और ये कोना इसका गर्म हो जाता है। तो ये किस कारण होता है? सॉरी, ये होता है आपका चालन के द्वारा। किसके कारण होता है? चालन के द्वारा, मतलब उसमें चल रहा है, ऊष्मा जो है उसमें क्या हो रही है? चल रही है। समझ रहे हैं आप? अगला क्वेश्चन है किचन के सूप के लिए स्टोव और चाउवडर में कौन सा जिम्मेदार है? शोषर, प्रोटाजर, पॉइजनर या एंटोमेटियर? इसका राइट आंसर पोटाजर है, जो कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए अर्थ निश्चित मेन्यू है जिससे कोई विकल्प नहीं है? ऑप्शन है एक लाकोट, बी टेबल डिहोटे, सी मेन्यू, डी डू पत्रिकाएँ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टेबल डी होटे। ये किसके लिए सही है आपका? तो निश्चित शब्द अर्थ मेन्यू के लिए कोई सा विकल्प नहीं है, तो ये तीन विकल्प हो सकते हैं, बी विकल्प नहीं हो सकता, टेबल डी होटे नहीं हो सकता, बाकी ये तीन हो सकते हैं। मेन्यू हो सकता है, ड्यू पत्रिकाएँ हो सकती हैं, और एक लाकॉटे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बेबिनिका सबसे प्रसिद्ध मिठाई है? बेबिनिका किस राज्य की मिठाई है? ऑप्शन है गोवा, केरल, दिल्ली या कश्मीर। तो गोवा की फेमस मिठाई का नाम आपका बेबिनिका दिया है। आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको हो सकता है जो कि क्यों नेक्स्ट एग्ज़ाम में मिल जाए। ये प्रीवियस ईयर्स की है जो प्री एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड 2 का, और उसी से साइंस वर्ग 1 वर्ग 2 इनसे साइंस अपन कवर कर सकते हैं, जो आपकी भक्ति में काम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिकथन है खाद्य प्रसंस्करण में उपकरण प्रसंस्करण मशीनों, घटकों, खाना पकाने, संभालने, पैकेज करने, तैयार करने या भोजन और खाद्य उत्पादों को संग्रहित करने के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रणाली को संदर्भित करता है। कारण, यद्यपि यह उपकरण मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य की सुरक्षा, स्वाद की लक्षित उपकरण के कुछ छोटे टुकड़े तैयार, हैंडलिंग या पैकेज जैसे सहायक या मुख्य कार्य भी करते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी कोई अपन खाद्य प्रसंस्करण बनाते हैं, उसमें मशीन कई सारे काम करती है, जैसे पैकेट बनाना, उसके खाने की खटक बनाना, उनको संभालना, उनको पैकिंग करना, उनको तैयार करना, उनकी देखभाल के लिए उनको संग्रहित करना। इसके बाद उनका कारण भी दे रही है कि वो स्वाद भी उनका लक्षित करना पड़ता है, उनकी हैंडलिंग पैकेजिंग भी सहायक उनके लिए भी लगते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। केवल ए सही है और केवल आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रेड भाप द्वारा तैयार की जाती है?
फुल्का, पूरी, नान या खमन। तो आप जानते होंगे खमन जो है वो भाप द्वारा बनती है, फुल्का मतलब रोटी जो है वो गैस पे या चूल्हे पे आग में सेकी जाती है, पूरी जो है वो कढ़ाई से निकाली जाती है, तेल से निकाली जाती है। आपका नान खटाई जो है वो भी आपकी एक तरीके से तली हुई होती है। इसके बाद आपका जो खमन है वो आपकी भाप में बनती है, जिसको आप इडली कह सकते हैं। अगला है, खाना पकाने से पहले खाद्य पदार्थों के आधार पर नमकीन या अम्लीय माध्यम में मिर्च या मसाले के साथ खाद्य पदार्थों को भिगोकर स्वादिष्ट भोजन बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? पीसना, मिश्रण, मैरिनेटिंग या स्वीटिंग। तो इसका ऑप्शन सही है मैरिनेटिंग। ये क्या होता है? तो उसकी अम्लीयता या मिर्च मसाले और उसमें एक तीखापन, स्पाइसी बनाना, आप इसको कह सकते हैं स्पाइसी बनाने के लिए। खाने को किस लिए करते हैं? स्पाइसी बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावा ए है, खाद्य उत्पादन उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि भारत और चीन जैसे देशों में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि में आता है। कारण आर है, खाद्य उत्पादन रसोइये, स्थानीय विक्रेताओं, बेटरों और किसानों जैसे लोगों के एक बड़े समूह को रोजगार देता है। इसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ए और आर दोनों चाहिए, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। आप देखेंगे जब आप दावा ए को देखेंगे कि खाद्य उत्पादन उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि भारत और चीन जैसे देश अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दूसरा जो कारण आर है उसमें कह रहे हैं खाद्य उत्पादन रसोइये, स्थानीय विक्रेता, वोटर, किसान जैसे लोगों के एक बड़े समूह को रोजगार देता है। रोजगार देने से और उद्योग अर्थव्यवस्था से यहाँ एक देश की बात हो रही है, यहाँ पर आपके बहुत छोटे लेवल पर रसोई या विक्रेता, वोटर्स, किसानों की बात हो रही है, बेटरों की बात हो रही है। तो ये आपका एक कोई भी मैच नहीं है लेकिन दोनों बातें सही हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही आता है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन मोटापे की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? मोटापे की स्थिति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? BMI ग्रेटर देन 18 kg पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है BMI इज इक्वल 23 to 25 kg पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी कहता है BMI लेस देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर। इनमें से ऑप्शन डी सही है। इस क्वेश्चन को जो भी थे वो रट लेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहली बार ही देखने को मिलेंगे, हो सकता है थोड़े कठिन लगे, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि की विशेषता नहीं है? वृद्धि की विशेषता नहीं है तो द्रव्यमान में वृद्धि, आकार में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि या मापनीयता। तो बुद्धि की वृद्धि नहीं होती, बुद्धि का विकास होता है। आप इस बात को मानिए। बुद्धि का क्या होता है? बुद्धि विकसित होती है, विकास होता है। वृद्धि और विकास में एक अंतर होता है माइनर सा, जिसको मैं आपको समझाने को प्रयास करूंगी। आप ये ना माने कि वृद्धि और विकास एक ही बात है। आपकी एक उम्र तक शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके हाथ पैर के मसल्स जो हैं वो मजबूत बन रहे हैं। तो एक उम्र पर आपकी शरीर की क्या होती है? शारीरिक वृद्धि होती है। शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। आप 18, 20 और ऐसे मानेंगे 25 प्लस जैसे आप जाएंगे, 25 प्लस होंगे तो आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। आपकी शारीरिक विकास, जो शरीर की वृद्धि है वो कैसे हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप जितनी हाइट हो गई उतनी रहेगी। लेकिन विकास जो है वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि विकास एक बार ख़त्म हो जाए। आप बुद्धि का विकास होगा और आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे हमेशा। आप आज से बेहतर, अगले दिन आज से बेहतर बनते जाएंगे, है ना। तो बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है, बुद्धि की वृद्धि नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका गलत है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रजनन को सजीवों के अनिवार्य लक्षण क्यों नहीं माना जा सकता? जीवित जीव वृद्धि नहीं दिखाते। बी, कई जीवित जीव पुनरुत्पादन नहीं करते। सी, निर्जीव वस्तुएं भी प्रजनन करने में सक्षम हैं। डी, सभी जीवित जीव अपने जीवन का प्रजनन चरण की एक छोटी सी अवधि में दिखाते हैं। तो प्रजनन के सजीवों का अनिवार्य लक्षण क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते कि कई जीव पुनरुत्थान नहीं करते। ऐसे कई जीव हैं जो अपने जीवन को पुनरुत्थान नहीं करते, इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि जो प्रजनन कर रहे हैं वही जीवित हैं। मतलब जीवों का मूल लक्षण आपका प्रजनन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई जीव जो हैं वो जीवों का पुनरुत्थान नहीं करते, मतलब वो प्रजनन में भाग नहीं लेते। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पद में अन्य सभी पद शामिल हैं? वर्गीकरण, नामकरण, ये दो ऑप्शन एक से ही दे दिए, सेम ऑप्शन दे दिए, वर्गीकरण और व्यवस्थित। इसके दोनों आंसर भी इनको सही देने थे, जब क्लासिफिकेशन यहाँ दिया है। अच्छा सॉरी, दोनों जगह वर्गीकरण दिया, लेकिन दोनों जगह वर्गीकरण का मीन्स अलग है, आप चेक कर सकते हैं। जब आप देखेंगे वर्गीकरण जब ए ऑप्शन में दे रहे हैं तो उसको क्लासिफिकेशन के रूप में दे रहे हैं, और जब वर्गीकरण को आप सी ऑप्शन में दे रहे हैं तो उसको सिस्टमैटिक्स के रूप में दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पद के अन्य सभी पद शामिल हैं? तो जब आप सिस्टमैटिक चीज़ों को लगाएंगे तो उसमें वर्गीकरण भी होगा, नामकरण भी होगा, वह चीज़ व्यवस्थित भी होगी, है ना। और टेक्नोनॉमी जो है एक शब्द, ये साइंस में लिया गया है, जिसमें आपके जीवों का नाम, उनकी प्रजाति, उनके होमोसेपियंस नेम जो होते हैं ना, जो उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे इंसान का होमोसेपियंस है, वैज्ञानिक नाम से लिया गया है, तो उसमें नामकरण भी होगा, उसमें वर्गीकरण भी होगा और उसमें व्यवस्थित भी होंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीज़ पैंथेरा का सदस्य नहीं है? पैंथेरा का सदस्य कौन नहीं है? बाघ, तेंदुआ, शेर, बिल्ली। बिल्ली जो है वो पैंथेरा का सदस्य नहीं है, बल्कि शेर की जितनी भी आपके तेज भागने वाले या पैंथर जिसको कहते हैं, पैंथर प्रजाति में जो आते हैं वो लेपर्ड, बाघ, लायन, तेंदुआ और टाइगर, लेपर्ड और लायन तीनों आते हैं, जबकि कैट नहीं आती। ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के वर्गीकरण पदानुक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं देता? जैविक नाम होमोसेपियंस, बिल्कुल राइट है। जीन होमो, ये भी सही है। परिवार हैमिनिड, ये भी सही है, होमिनिडे। और क्लास कार्टेडा, नहीं ये सही नहीं है, वो सेपियंस प्रजाति का है। इसमें क्लास कौन सी है? सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं का जीवन चक्र देता है? तो कितने दिन का होता है ये आपका 13 to 20 डेज या 15 to 20 डेज कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन में आपका 13 से 20 दिन है, तो ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन दे रहे हैं, किसी देश की जनसंख्या का परिणाम एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन के बारे में सही समझ है? ए है, यह सही है, जनसंख्या देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी ऑप्शन है, यह गलत है, जनसंख्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ है। सी, यह गलत है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे की भयावहता मानव आबादी के आकार एवं प्रति व्यक्ति संसाधन उपयोग से जुड़ी है। डी, यह सही है, जनसंख्या किसी देश में उद्योग के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराती है। आप जब देखेंगे तो संसाधन जो हैं उनको 3 भागों में बांट देते हैं, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक
और तीसरा मानव। मानव स्वयं एक संसाधन है। अब ये कह रहे हैं कि एक अवधारणा इन्होंने दी है कि मानव संसाधन जनसंख्या के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसा नहीं है, आर्थिक विकास के लिए मानव कोई खास भूमिका नहीं निभा रहा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि मानव संसाधन नहीं बल्कि संसाधनों पर बोझ है। नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये है मानव स्वयं एक संसाधन है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि यह गलत है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे की भयावह मानव आबादी की आकार और प्रति व्यक्ति संभावना संसाधन उपभोग से जुड़ी हुई है। तो ये सही है, मानव स्वयं तो एक संसाधन है लेकिन उसकी जनसंख्या में वृद्धि बहुत गलत है, क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है। किसी देश का एकदम से एरिया नहीं बढ़ जाएगा। किसी देश में जो फसल है, अनाज है या फिर जो भी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं आवश्यकता के लिए, वो एकदम से नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन जनसंख्या एकदम से बढ़ रही है तो वह उस देश की लिए खतरा है। वो इतने सारे संसाधन उपलब्ध कहाँ से कराएगा। तो एक ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है। जिप्सम के लिए आपका भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चार ऑप्शन में से तमिलनाडु सही है। ऑप्शन ए तमिलनाडु राइट आंसर है। हो सकता है आपको क्लास थोड़ा लंबी लग जाए क्योंकि हमें लगभग 125 विज्ञान के क्वेश्चन कवर करने हैं एक क्लास में। नहीं तो हम कोशिश करेंगे 40 और 50 क्वेश्चन कम से कम एक क्लास में कवर करने का। एक क्लास थोड़ा सा बड़ी करनी पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि पेपर के लिए टाइम कम है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होना है और जिनको एग्ज़ाम क्रैक करना है पढ़ना तो पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतही जल बरीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन कवर कर लिया था, हाँ सही है। इनमें से कौन सा सतही जल का बरीकरण नहीं है। तो जो सतही जल है, बारहमासी जल निकाय ये सतही जल है, अल्पकालिक जल निकाय ये भी सतही जल है, मानव निर्मित जल संरचनाएं, बांध एवं मातृभूमि ये भी सतही जल है, बोरवेल का पानी ये सतही जल नहीं, ये तो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर से निकल रहा है जो बोरवेल से पानी आ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, कथन ए है, अनुसंधान विश्लेषित इंगित करता है कि विकासशील देश में 100 से 150 लीटर दिन व्यक्ति की तुलना में विकसित देश के औसतन व्यक्ति 500 से 750 लीटर दिन पानी का उपयोग करता है। कारण है, घरेलू पानी का उपयोग पीने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बागवानी, खाना पकाने, व्यक्तिगत स्वच्छता और वाहनों आदि के लिए उपलब्ध पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसके कथन है ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही होगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अलोह खनिज नहीं है, मतलब जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है, अलोह खनिज नहीं है। कॉपर, शीशा, टिन, टंगस्टन। तो शीशा जो है वो अलोह खनिज नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की वह भौतिक पदार्थ की वह भौतिक अवस्था क्या है जिसमें अणु आपस में संघनन रूप में जुड़े होते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है। तो यह ठोस अवस्था है जिसमें अणु एक निश्चित आकार में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कण आपस में सटे होते हैं लेकिन वे एक दूसरे के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये आपकी लिक्विड है, द्रव अवस्था है, तो इसका तरल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में निश्चित आयतन या आकार नहीं होता। तो ये गैस अवस्था है आपकी, ऑप्शन इसमें सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का संचालन करने की क्षमता होती है। विद्युत का संचालन किसमें होता है आपका, डी प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था सतह को छोड़ देती है एकदम, जिसको कहा जाए सुपर हॉट। प्लाज्मा अवस्था जो है वो कैसी है आपकी, एक सुपर हॉट अवस्था है जिसमें करंट बहुत मात्रा में होता है और ये सतह छोड़ देती है। जैसे किसी बर्तन में रखो तो ये सतह को नहीं टच करेगी, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं आप? ऊर्ध्वापातन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, कौन सी अधातु सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? तो अधातु दिए हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इनमें से आपका कार्बन जो है वो सभी धातुओं में पाया जाता है, यौगिकों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन है? तो आपको हैलोजन बताना है। ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम या लोहा। क्लोरीन जो है वो आपका हैलोजन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? Na+Cl बाय रिएक्शन NaCl। तो एक Na का अणु है, एक और Cl का अणु है, दोनों जुड़कर क्या बन रहा है? रिएक्शन हो रही है NaCl। दूसरा है 2H2 + O2 बाय रिएक्शन 2H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2HCl, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 2HCl + 2NaOH बाय रिएक्शन NaCl + H2O। इसमें आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका Na + H2O बाय रिएक्शन NaOH + H2। इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसका ऑप्शन जो सही है आपका वो बी है, 2H2 + O2 बाय रिएक्शन H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्चुअली धार्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, बर्फ का पिघलना, सब्जियों का खाद में अपघटन। तो ऑप्शन सी सही है, बर्फ का पिघलना एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो जो आपका कार की फैक्ट्रियाँ होती हैं जो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा यूज किया जाता है? आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत क्षार है? कास्टिक सोडा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या पायरिडीन। तो आपका कास्टिक सोडा जो आपका है वो मजबूत क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस एग्जाम के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे 10 से 12 क्लासेस में हम वर्ग 2 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें। ऐसे ही 8-10 क्लासेस में SST के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कवर करें। फिर वर्ग 3 के जल्दी हो जाएंगे क्योंकि उनके ज़्यादा टाइप नहीं होंगे, उनमें EVS कवर करनी है। और देखेंगे ग्रेड 1 के जो एग्ज़ाम है उनमें जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ते हुए जो हमें लगेगा कि हाँ ये हमारे मेंस के एग्ज़ाम के लिए सही है उनको कवर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? pH एक स्केल होती है जो अम्लीयता और क्षारीयता को नापती है। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। यहाँ आप 0 मान सकते हैं। ये आपकी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन। जो आपकी pH स्केल होती है वो एक स्केल होती है जो 1 से लेकर या 0 से स्टार्ट करें, 0 से लेकर आपकी 14 तक जाएगी, ठीक है। जिसमें बीच में मिड पॉइंट जो है वो क्या है? 7 है। इसको आप उदासीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उदासीन कहते हैं इसको। इस साइड जो है वो एसिड होगा, ए से याद कर सकते हैं, और इस साइड जो है वो बेस होगा जिसको आप बी से याद कर सकते हैं। हिंदी में कहेंगे अम्ल और क्षार। मतलब अम्लीयता और क्षारीयता को नापने के लिए एक स्केल है, वो है आपकी pH स्केल। इसमें आप याद रखना P हमेशा छोटा होता है और H हमेशा कैपिटल होता है। P आपको स्मॉल बनाना है और H आपको कैपिटल बनाना है। ये आप ऑप्शन में भी कभी दे देते हैं तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा तो गलत है, या ऐसे दे दिया जाएगा तो भी गलत है। तो आपको याद रखना है ये वाला आपका जो pH लिखा है ये बिल्कुल राइट है।
तो क्षारीय pH कितना होगा, उदासीन pH कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद जो उदासीन होगा वो 7 सही है। अम्ल है वो 0 से 6 तक के लिए सही है, और जो 7 से 14 के बीच में आएगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस या क्षार कहेंगे, और इसको एसिड कहेंगे। समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या देखते हैं 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। तो आज हम इस क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे PYQs की और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ESV करवा रहा है, और ESV की PYQs आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।